तो किसी भी गैस में जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है ना, उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने डिस्क्राइब किया। तो इस वाले टर्म में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। मैक्सवेल तो वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस दी थी, है ना, 4 इक्वेशंस। तो इनको जनरली आइंस्टीन के कैलिबर का साइंटिस्ट माना जाता है। और दूसरे साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, है ना। ये बोल्ट्जमैन वही साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे, है ना, के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसको अपन यूज कर चुके हैं, है ना, ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो किसी भी गैस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बारे में 2 चीजें तो अपने को मालूम है। पहली चीज क्या है, मूवमेंट जो है वो टोटली रैंडम होता है। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि मॉलिक्यूल जो है आपस में कोलिजन्स करते हैं। ठीक है, आपस में कोलाइड करते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो मॉडल यूज किया मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालने के लिए, तो उसमें एक एजम्पशन तो ये था कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, पर थियोरेटिकली उन्होंने उसको एज्यूम किया कि मिनिमम स्पीड जो है 0 है और हाईएस्ट स्पीड जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करती है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड तो चेंज होती रहेगी, है ना, कोलाइड करने के कारण। पर ओवरऑल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी स्पीड रेंज में, ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड रेंज में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। मतलब क्या निकला कि सपोज एक स्पीड रेंज अपन लें 10,000 मीटर पर सेकंड से 10,100 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इस रेंज में सपोज 10 पावर 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब एग्जैक्टली 10 पावर 4 तो नहीं होंगे, पर जो एवरेज जो है उसका वो 10 पावर 4 आता है। तो उन्होंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर रेंज में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर चेंज हो जाएगा, पर किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फिगर है एक किसी भी वेलोसिटी रेंज में वो सेम रहेगा, है ना। इसी टेम्परेचर पे कोई दूसरी वेलोसिटी रेंज यदि हम ले लें, सपोज जैसे 11,000 से हमने 11,300 ले लिया, है ना, मीटर पर सेकंड, तो ये 300 मीटर पर सेकंड की रेंज है। ठीक है। और इसमें सपोज 2 × 10 पावर 4 मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो ये 2 × 10 पावर 4 मॉलिक्यूल्स ये सेम रहेगा, है ना। हर एक रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकते हैं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज में वो सेम रहेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक वेरिएबल डिफाइन किया NV। NV क्या हो गया, dN/dV। और इसको यदि मैं टेक्स्ट में लिखूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड एट स्पीड v। ठीक है। तो NV क्या हो गया, इस स्पीड v पे, है ना, ये जो स्पीड v है, इस स्पीड v पे v से v प्लस dv, है ना, बहुत एक कोई छोटा सा वेलोसिटी रेंज, उसके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो NV है और जिसको हम dN/dV से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। वो NV है ना, और जो किसके बराबर है, dN/dV के बराबर है। ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो NV और जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसके बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का आता है ना, उसका शेप बनाते हैं अपन। तो ये अलग अलग स्पीड पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से आता है ना। एक्स एक्सिस पे अपन ने वेलोसिटी ले ली और वाई एक्सिस पे NV को प्लॉट किया अपन ने। अच्छा, इसमें ये चीज़ देख लें, dN जो है, ठीक है, इसी वाले रिलेशन से लाए हैं अपन, है ना। dN जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पीड रेंज v एंड v प्लस dv, है ना। यही जो अपन ने, मैंने न्यूमेरिकल टर्म्स में जो एक्सप्लेन किया था, है ना, वही चीज़ है। तो इसको यदि अपन ग्राफ में देखें तो कोई भी एक पोर्शन अपन ले लें
वेलोसिटी v से वेलोसिटी v प्लस dv, है ना। ये इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज दिख रही है, बट है ना, ये dv जो है वो बहुत छोटी सी वेलोसिटी रेंज होगी। तो ये जो एरिया है, इस कर्व के अंडर का जो एरिया है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि nv क्या था, nv था dn/dv, ठीक है। तो अपन इसको dv से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में dn आ जाएगा, जो क्या है, इस वेलोसिटी रेंज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में यदि आप देखें तो मिनिमम वेलोसिटी क्या है, 0 से शुरू हो रही है, पर उस पे नहीं के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर उसके बाद में एक पीक आता है, और एक ही पीक आता है, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा पीक आते हैं, है ना। एक ही पीक आता है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे, और उसके बाद में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ मतलब थ्योरेटिकली जो है वो इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, पर हमने इसको यहाँ पे 0 पे टच करा दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में तो नेग्लिजिबल रह जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे nv को यदि हम इंटीग्रेट कर दें पूरी टोटल वेलोसिटी रेंज के लिए, टोटल वेलोसिटी रेंज अपन ने क्या ली, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो इस ग्राफ में अपन 3 अलग अलग तरह की स्पीड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो पहली स्पीड क्या हुई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं उसको, v मोस्ट प्रोबेबल, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये क्या हुई, जिस स्पीड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुई। तो इस वाले केस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुई, जहां पे ये ग्राफ पीक कर रहा है, जिस स्पीड पे ये ग्राफ जो है वो पीक कर रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, इसको अपन डिराइव नहीं कर रहे हैं, 2kT/m, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली स्पीड है, आप फैमिलियर हैं दूसरी वाली स्पीड से, Vrms, ठीक है। और Vrms स्पीड क्या होती थी, √3kT/m, है। m जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, है। तो ये रिलेशन तो अपन पहले देख चुके हैं। तो ये क्या हो गई, RMS स्पीड। और RMS स्पीड को अपन ने किस तरह से डिफाइन किया था, यदि n मॉलिक्यूल्स हैं तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, सभी मॉलिक्यूल्स के स्पीड को हम स्क्वायर कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें और उसको स्क्वायर रूट ले लें उसका, तो ये RMS स्पीड हो गई, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में RMS स्पीड कहाँ पे आती है ना, उसको अभी देखेंगे अपन। एक स्पीड और देख लेते पहले। अच्छा, अब तीसरी स्पीड देखते हैं, मीन स्पीड, ठीक है। तो ये डायग्राम हम हटा देते हैं यहाँ से, है ना, जगह बना लेते हैं। तो मीन स्पीड क्या हो गई, v बार करके ऐसे लिखते हैं इसको, हम किसी भी गैस में सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड कर दें, है ना, उसकी स्पीड को ऐड कर दें, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 vn तक, और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, ठीक है। मीन तो ऐसे ही लेते थे अपन, तो ये मीन स्पीड हो गई, ठीक है। और इसको इफेक्टिव मैथमेटिकल टर्म्स में यदि अपने को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग वेलोसिटीज ले लें, है ना, हर वेलोसिटी पे सपोज dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर दें 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें, है ना, dn को अभी अपन dv के टर्म्स में लिख लेंगे और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, ठीक है। और dn जो है वो क्या था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v nv dv,
ठीक है, डिवाइड बाय n, तो ये मीन स्पीड हो गई। तो मीन स्पीड जब निकाली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, तो मीन स्पीड की क्या वैल्यू आती है, √8 kT बाय पाई m, है ना, m अगेन मॉलिक्यूलर मास, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t टेम्परेचर, 8 kT बाय पाई m। तो किसी भी ग्राफ में ये तीनों स्पीड्स का जो रिलेशन जो रहता है ना, उनकी सीक्वेंसिंग सेम रहती है ना। कहने का क्या मतलब निकला कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है हर गैस में वो सबसे लोएस्ट होती है, ठीक है, और जो आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी है ना, वो सबसे हाईएस्ट स्पीड रहती है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे मैं स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट हम हर जगह पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वी आर एम एस को कभी है ना आर एम एस वेलोसिटी बोलते हैं, कभी आर एम एस स्पीड बोलते हैं, तो है ना इंटरचेंजेबली अपन यूज कर रहे हैं उसको। तो आर एम एस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और बीच में ये मीन स्पीड है। आप इसको जो ये फॉर्मूले से जो रिलेशन जो आया है √kT/n तो सेम ही है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में √2 है, इसमें √3 है और इसमें √8/पाई है, ठीक है, जो कि 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, ठीक। तो VRMS ये हर एक गैस के लिए होल्ड करेगा, ये ग्रेटर है मीन स्पीड से और ये ग्रेटर है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, ठीक है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये जो एनवी की जो एनवी अपन जो यूज कर रहे हैं उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया, ठीक है, स्टैटिस्टिकली उसको डिराइव किया उन्होंने। तो वो एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला तो ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, पर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। तो है ना, ये तीनों वेलोसिटीज क्या होती हैं एग्जैक्टली, ग्राफ पे किस तरह से ये आती हैं, है ना, इतना बार हमको मालूम होना चाहिए। तो मैं एनवी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये एनवी का जो एक्सप्रेशन है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया है ना, वो क्या है, एनवी इज इक्वल टू 4πn m/2π के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर रेज टू पावर 3/2 v², v जो है वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी या स्पीड जिसको अपन बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, e रेज टू पावर -mv²/2kT, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में ये तो अपन देख ही सकते हैं कि v यदि 0 है तो इसका मतलब जो है वो nv 0 है, ठीक है, और v जब इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये एक्सपोनेंशियल वाले एक्सप्रेशन के कारण nv जो है वो फिर से 0 हो जाता है, ठीक है, और बीच में एक जगह पे पीक आता है इसमें, और ये अपन देख ही चुके हैं कि nv dv जो है वो dn है ना, और यहाँ पे जो nv dv जो है वो क्या होगा, किसी भी दो वेलोसिटीज के बीच में, कौन सी वेलोसिटीज, ये वाली वेलोसिटी है ना, ये nv में जो ये v जो लिखा हुआ है ना, v और v प्लस dv के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व है वो ये dn है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कर्व जो है वो हमने बनाया था किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज इसको T1 बोल देते हैं, ठीक है। यदि ये टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो कर्व का शेप जो है वो किस तरह का हो जाएगा उसको देखते हैं एक बार। तो ये टेम्परेचर T2 का कर्व हो गया और T2 जो है इस वाले केस में T1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और एक तरह से लॉजिकल भी है कि भाई पहले जो है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में वेलोसिटीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं के बराबर थे। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल गैस की बढ़ जाएगी, तो उसके बाद में जो है वो हायर वेलोसिटीज पे भी अपने को मॉलिक्यूल्स मिलने लगेंगे, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल जब हायर वेलोसिटी पे चले गए तो ऑब्वियसली कर्व का मैक्सिमा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दोनों कर्व्स में एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही है। इस वाले कर्व का भी एरिया अंडर द कर्व क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
और इस वाले कर्व में भी एरिया अंडर द कर्व तो n ही है, ठीक है। तो जब कुछ मॉलिक्यूल्स हायर वेलोसिटी पे चले गए, हायर स्पीड पे चले गए, तो मैक्सिमा इसका घट जाएगा कर्व का, पर ये राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है।